तो प्यारे दोस्तों, आज हम जो है स्टार्ट करेंगे एक नया अध्याय, नया लेसन मिडिएवल हिस्ट्री में, है ना। और आज जो है मिडिएवल हिस्ट्री में स्टार्ट हो रहा है हमारा क्या, मिडिएवल हिस्ट्री में स्टार्ट हो रहा है दिल्ली सल्तनत, है ना। क्या दिल्ली सल्तनत की जो है कहानी आज से हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं प्यारे दोस्तों। और दिल्ली सल्तनत कब से शुरू हुआ, कौन कौन से राजवंश इसमें जो है शासन किए, इन सब के बारे में जो है डिटेल आज से हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेडी जीएस भवन में। जैसा कि मैंने ये चैनल का नाम जो है थोड़ा परिवर्तित कर दिया है, पहले था स्टडी जीएस विद छोटे लाल, उसे बदल करके मैंने रख दिया है क्या, आरकेडी जीएस भवन, है ना। तो प्यारे दोस्तों, चलिए आज की क्लास जो है शुरू करते हैं किसके साथ, गुलाम वंश के साथ, है ना। किसके साथ, गुलाम वंश, इसी को बोला जाता है मामलुक वंश, है ना। और फिर स्लेव डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर बात करें गुलाम वंश की, तो गुलाम वंश को मामलुक वंश भी क्यों कहा जाता है जानते हैं? क्योंकि इस वंश में या फिर इस दिल्ली सल्तनत के वंश में जो है ये गुलाम वंश जो है जितना भी शासक बना, ज़्यादातर सब क्या था, अलग अलग माँ के कोख से जन्मा हुआ गुलाम ही शासक बने थे। इसलिए इस वंश को जो है मामलुक वंश भी कहा जाता है। क्या कहता है, मामलुक वंश। ओके, अगर बात करें इस गुलाम वंश के संस्थापक की, तो संस्थापक की अगर बात करें प्यार दोस्तों, तो संस्थापक कौन था? संस्थापक फाउंडर वाज कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, ओके। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक का मतलब क्या होता है? चंद्रमा का देवता, चंद्रमा का देवता। तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, है ना, ये किसका गुलाम हुआ करता था? ये जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करता था। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद जो है उसके जो चार गुलाम वो भारत लेकर आया था, लेकिन जो 3 गुलाम थे, है ना, यल्दोस, कुबाचा और ये कुतुबुद्दीन ऐबक, इन तीनों को ही जो है उसके साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में जो है शासन करने के लिए शासक बनाया गया था। तो उनमें से ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसको क्या मिला था, हिंदुस्तान पर शासन करने का जो है शासक के तौर पर इसको नियुक्त किया गया था। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इसको चंद्रमा, ऐबक का मतलब जैसे हमने बताया कि चंद्रमा का देवता होता है। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है शासनकाल कितने से कितने रहा? कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 ईस्वी से 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक जो है शासन किया, है ना। और इसने जो है अपनी राजधानी, कैपिटल, राजधानी किसे बनाया था? लाहौर को। ओके, लाहौर को इसने अपनी क्या बनाई, राजधानी बनाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो इसने क्या किया था, जनता के बीच में शासक बनने के बाद, जनता के बीच में क्या किया था, लाखों रुपये बांटे थे, है ना, लाखों रुपये बांटे जनता में। तो लाखों रुपये बांटने के कारण जो है इसको और दूसरे नाम से जाना गया। कौन सा नाम? लाख बक्स, है ना। लाख बक्स की उपाधि भी इसको मिला। उपाधि लिख लीजिए। तो किसकी उपाधि मिला? लाख बक्स की उपाधि मिला। क्यों? क्योंकि जैसा ये शासक बना तो जनता के बीच में इसने लाखों रुपये जो है बांटे थे। तो ये इसका कारण था, रीजन था। अब आगे अगर बात करें प्यार दोस्तों कि इसने जो है अपना एक इसका भी गुलाम हुआ करता था। इसका गुलाम का नाम था इल्तुतमिश, और ये इसका बाद में दामाद भी बना। तो इसने जो है क्या किया, अपने गुलाम इल्तुतमिश को बदायूं का जो है राज्यपाल घोषित किया था, नियुक्त किया था, है ना। इसने क्या किया, अपने गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश को जो है इसने क्या किया था,
बदायूं का राज्यपाल नियुक्त किया था। कहाँ का? बदायूं का राज्यपाल नियुक्त किया, है ना, इसने। और ऐसा माना जाता है प्यारे दोस्तों कि इसने जो है कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी। ही नेवर टुक द टाइटल ऑफ सुल्तान। ओके, नेवर टुक द टाइटल ऑफ सुल्तान। कभी भी जो है इसने किसकी उपाधि, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। सुल्तान की उपाधि कभी भी धारण नहीं किया। और इसने जो भी अपना जीवन में शासन किया, तो शासन कभी भी ये जो है राजा या फिर शासक के सिंहासन पर बैठकर नहीं किया। ये हमेशा जो है एक सेनापति का जो पावर होता है या फिर सेनापति का जो पोस्ट होता है उसी पर बैठकर जो है शासन किया, क्योंकि ये पहले से मोहम्मद गौरी का सेनापति हुआ करता था, है ना। इसलिए कभी भी जो है राजगद्दी पर सिंहासन पर बैठकर शासन नहीं किया। ये हमेशा जो है सेनापति की गद्दी पर बैठकर जो है शासन किया करता था। इसलिए जो है इसने एक और उपाधि धारण की हुई थी। उसका क्या उपाधि का नाम था? सिपाहा सलार। ओके, एक और उपाधि धारण किया था इसने। ही टुक द टाइटल ऑफ सिपाहा सालार। सिपाहा सालार। सिपाहा सालार। ओके, तो इसने सिपाहा सालार की उपाधि भी धारण की थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इसके बाद क्या हुआ प्यारे दोस्तों कि ये जब एक बार शासन के दौरान नहीं, एक बार अपने ये खेल खेल रहा था जिसको बोलते हैं पोलो का खेल, चौगान, है ना। मतलब कि घोड़ा पे बैठकर जो हॉकी के जैसा स्टिक लेकर के गोल करने की या फिर गोल पोस्ट में भेजने की जो काम होता है वही खेल खेल रहा था, पोलो चौगान ये। तो उसी समय ये खेलने के दौरान जो है क्या हुआ, नीचे गिर गया और फिर उसकी डेथ हो गई थी। तो अगर मृत्यु की बात करें तो मृत्यु कब हुआ इसका? 1210 ईस्वी में। और किस कारण से? चौगान, इसको पोलो बोलते हैं, पोलो खेलने के कारण या फिर खेलते वक्त। तो इस तरह से इसने उपाधि धारण किया सिपाहा सलार का, और वो कभी भी सिंहासन पर बैठकर शासन नहीं किया। ये सिपाहा सलार का मतलब होता है सेनापति, याद रखिएगा, सेनापति, है ना। इस तरह से इसने सिपाहा सलार की उपाधि धारण की। उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है कब? 1210 ईस्वी में। कैसे? अपना चौगान खेल खेलते हुए, पोलो का खेल खेलते हुए घोड़े से गिरकर इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, है ना। उसके बाद प्यारे दोस्तों 1210 में जैसे इसका मृत्यु हुआ तो 1210 में इसका जो बेटा था आराम शाह या फिर आराम बख्श, वो जो है नेक्स्ट शासक बनता है ना। मिटाने की जरूरत है। तो इसके बाद 1210 में इसका बेटा जो था आराम शाह, है ना, 1210 ईस्वी में जो है पुत्र इसका जो था बेटा आराम शाह, है ना, इसको आराम बख्श के भी नाम से जाना जाता था, आराम बख्श। तो ये आराम बख्श जब शासक, इसकी मृत्यु हो गई कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो इसके बाद इसका पुत्र 1210 में बना शासक। तो जैसे ही ये आराम शाह शासक बना तो वो जो इल्तुतमिश था,
इसका दामाद, है ना, इसका दामाद और क्या था, गुलाम इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश का कहना था कि ये नहीं हो सकता है, मतलब कि आराम बख्श का जो है शासक बनना उसको पसंद नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो बोला और वो जानता था, या फिर उसके अनुसार जो है कहा गया कि इस वंश में जो भी शासक बनता है वो एक गुलाम बनता है ना। ये पहले से चला आ रहा, प्रथा आ रहा, क्योंकि ये क्या है, गुलाम वंश है, इसलिए यहाँ पर शासक बनने का अधिकार जो है किसको है, यहाँ के गुलामों को ही है। इसलिए ये जो है सरासर गलत है कि ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा आराम सा शासक बने, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए जो है उसने क्या किया, बदायूं से अपना सेना सब लेकर के लाहौर की तरफ चल पड़ा। किससे युद्ध लड़ने के लिए? आराम बख्श से, आराम शाह से युद्ध लड़ने के लिए। तो इस तरह से 1211 ईस्वी में लड़ा गया जुड़ का युद्ध, है ना। 1211 ईस्वी में लड़ा गया क्या, जुड़ का युद्ध। तो ये जुड़ का युद्ध, जुड़ जो है कहाँ है, पंजाब में, है ना, कहाँ, पंजाब। तो यहीं पर जो है जुड़ का युद्ध लड़ा गया किसके किसके बीच, एक तो ये आराम शाह और दूसरा, है ना, आराम शाह और दूसरा इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने क्या किया, इस आराम शाह को इस युद्ध में हराकर हत्या कर दिया आराम शाह की, है ना, हराकर हत्या कर दी। किसने? इस इल्तुतमिश ने। किसको? आराम बख्श को, आराम शाह को। और उसके बाद इस तरह से गुलाम वंश का अगला शासक बना कौन? इल्तुतमिश, है ना। अब बात करेंगे हम इल्तुतमिश की, तो फिलहाल मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। तो अगर बात करें प्यारे दोस्तों इल्तुतमिश की, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो इसी को जो है क्या माना जाता है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो हमने बात कर लिया कुतुबुद्दीन ऐबक का, अब हम बात करेंगे इल्तुतमिश की, है ना, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के अगर शासनकाल की बात करें तो इसका शासनकाल था 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक। 1211 से 1236 ईस्वी तक जो है इसने शासन किया था। तो इल्तुतमिश की अगर बात करें तो इल्तुतमिश को क्या किया जाता है, कंसिडर्ड एज एक्चुअल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, है ना। दिल्ली सल्तनत का जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। किसको माना जाता है? इसी इल्तुतमिश को, है ना। और इसको जो है किसकी उपाधि दिया गया था? सुल्तान की उपाधि इसने धारण की, है ना। फर्स्ट सुल्तान ऑफ इंडिया इसको माना जाता है ना। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ इंडिया, ओके। और इसने जो उपाधि इसको मिला था वो कहाँ से मिला था? उपाधि दिया गया था खलीफा ऑफ बगदाद। बगदाद के खलीफा के द्वारा इसको ये उपाधि मिला था, खलीफा ऑफ बगदाद, ओके। आप यहाँ लिख सकते हैं बाय खलीफा ऑफ
बगदाद। तो फर्स्ट सुल्तान ऑफ इंडिया माना जाता है ये, क्योंकि इससे पहले जो था वो कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने तो है कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। इसके बाद ये सुल्तान की उपाधि धारण करता है कौन, इल्तुतमिश। और इसके बाद जो है इसने क्या किया, ये घोषणा किया, जैसे ये सुल्तान बना तो इसके बाद इसने घोषणा किया कि मेरे बाद जो भी दिल्ली सल्तनत का शासक बनेगा तो वो सुल्तान ऑटोमेटिक कहलाएगा, है ना, उसको सुल्तान कहा जाएगा। ये घोषणा किया किसने, इस इल्तुतमिश ने। उस तरह से तो दिल्ली का जो है, दिल्ली सल्तनत का लास्ट सुल्तान किसको माना जाता है, लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी जो था वो क्या था, अंतिम सुल्तान माना जाता है। 1526 ईस्वी तक जो है इसने शासन किया था। तो इब्राहिम लोदी के बारे में जो है हम पढ़ेंगे लोदी डायनेस्टी में। तो इस तरह से ये शासन पर बैठा कौन, ये इल्तुतमिश। तो जैसे ही ये शासन पर बैठा, जैसे ही ये शासन पर बैठा तो जो यल्दोज था, कौन, यल्दोज कहाँ पर शासन कर रहा था, ये यल्दोज जो है शासन कर रहा था गजनी में, है ना। तो गजनी में शासन करने वाला जो यल्दोज था, जैसे ही इल्तुतमिश शासक बना तो उसकी नज़र जो है यल्दोज की कहाँ पर पड़ी, दिल्ली सल्तनत पर पड़ी, दिल्ली पर नज़र पड़ी यल्दोज की। और उसके बाद यल्दोज ने जो है इल्तुतमिश पर आक्रमण करने के लिए 1215 ईस्वी में, है ना, 1215 ईस्वी में वो अपना सेना लेकर आया और फिर लड़ाई लड़ा किसके साथ, इल्तुतमिश के साथ। और उस युद्ध को कहा जाता है थर्ड बैटल ऑफ तराइन, है ना, थर्ड बैटल ऑफ तराइन। तो तराइन का तृतीय युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध जो है लड़ा गया किसके किसके बीच में, इल्तुतमिश और फिर किसके बीच में, यल्दोज के बीच में। तो इल्तुतमिश जो है क्या किया, इस युद्ध में यल्दोज को हरा दिया, है ना, क्या किया, हराया, कौन, इल्तुतमिश, किसको, इस यल्दोज को हरा दिया। उसके बाद फिर इसका शासन होने लगा, इल्तुतमिश डिफीटेड यल्दोज। उसके बाद बात करें तो इसके शासन काल में ही 1221 ईस्वी में भारत में जो है चंगेज खां का आक्रमण हुआ। किसका, चंगेज खां का आक्रमण, जिसका वास्तविक नाम क्या हुआ करता था, तैमूजिन, है ना। बारह सौ 21 ईस्वी में क्या हुआ प्यार दोस्तों, चंगेज खां का आक्रमण भारत में। चंगेज खां, है ना, आक्रमण भी कर सकते हैं या फिर भारत में वो आया। भारत में आक्रमण करने के लिए ये नहीं आया था, ये किस कारण से आया था इसके बारे में भी हम बात करते हैं। चंगेज खां का आक्रमण लिख सकते हैं कब, 1221 ईस्वी में। और ये चंगेज खां जो था एशिया का सबसे बदनाम, सबसे क्रूल, है ना, शासक माना जाता था। ये चंगेज खां क्या था उस टाइम, अपना एशिया का सबसे बदनाम शासक, एशिया का सबसे बदनाम, अपने शासनकाल, अपने समकालीन में या फिर अपने समय में जो है ये एशिया का सबसे बदनाम शासक माना जाता था। ओके, तो ये इतना बदनाम था कि ये खुद जानता था कि इसका जो है प्रजा की जनता इसको, इसके
व्यवहार से इसको पसंद नहीं करती है। इतना नापसंद करती है कि ये सारा चीज़ इसको पता हुआ करता था। चंगेज़ खां को खुद जानता था कि इसकी प्रजा जो है इसको पसंद नहीं करती है। तब जब ये जिंदा था उसी समय अपने सेनापति से इसने ये कहा कि जब मेरी मृत्यु होगी, है ना, और सभी लोग जो है मेरे कब्र से वापस मुझे दफना के आ रहे होंगे, तो उनको जो है उस रास्ते में ही क्या करना है, हत्या कर देना है, मृत्यु के घाट उतार देना है। क्यों उसने ऐसा कहा? ताकि जो है किसी को भी जो है मेरे कब्र का जो है पता ना चले, मतलब कि उसके कब्र कहाँ है ये किसी को जानकारी ना हो। इसलिए जो है उसने क्या कहा था अपने सेनापति से कि लौटते वक्त जितने भी लोग होंगे सबको और बीच रास्ते में जो है हत्या करके मृत्यु कर देना है उनका। और इसलिए ये कहा जाता है या फिर ये जाना जाता है कि इसका जो कब्र है, टॉम्ब है, आज तक कोई भी ढूंढ नहीं पाया है। इतने सारे भूगर्भ शास्त्री हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, लेकिन फिर भी इसका जो कब्र है अभी तक कोई ढूंढ नहीं पाया है ना। तो ये कारण था। तो इसका भारत में आने के पीछे क्या कारण था? भारत में आने के पीछे एक ही इसका कारण था प्यारे दोस्तों कि इसका एक छोटा भाई था। उसके छोटे भाई की हत्या जो है एक उज़्बेगी शासक जलालुद्दीन मंगबरनी ने जो है उसकी हत्या कर दी थी। जलालुद्दीन मंगबरनी ने क्या किया था? चंगेज़ खां का जो छोटा भाई था, है ना, उसकी हत्या कर दी थी। तो हत्या करने के बाद वो जानता था कि अब चंगेज़ खां जो है मुझको छोड़ेगा नहीं, किसी भी हालत में जो है मुझे छोड़ेगा नहीं। इसलिए वो जो है उससे बचने के लिए भारत के तरफ, सिंधु नदी के तट तरफ जो है वो पहुंचा, है ना। और सिंधु पर पहुंच करके उसने जो है क्या किया, इस इल्तुतमिश को संदेश भिजवाया कि जब चंगेज़ खां मुझ पर आक्रमण करने आए तो प्लीज़ क्या कीजिए, मेरी सहायता कीजिए, मुझे उससे बचाइए, है ना। तो ये संदेश भिजवाया मंगबरनी किसको? इल्तुतमिश को। लेकिन जैसे ही ये बात पता चला चंगेज़ खां को, तो चंगेज़ खां ने भी जो है इल्तुतमिश को संदेश पहुंचाया कि अगर तुमने इसकी मदद की, किसकी? मंगबरनी की, अगर तुमने मदद की तो वो तो मरेगा ही, साथ में तुम भी मारे जाओगे, है ना। इसलिए बेहतर ये होगा कि जैसे ही मैं उस पर अटैक करने आऊँ, आक्रमण करने आऊँ, तो तुम उसमें बीच में टांग मत अड़ाना, है ना। और साथ ही उसने यह भी वादा किया कि अगर मैं उस पर आक्रमण करूँगा तो मैं भारत में आक्रमण नहीं करूँगा, तुम्हारे दिल्ली साम्राज्य पर आक्रमण नहीं करूँगा और वहीं से वापस लौट जाऊँगा उस पर आक्रमण करके। ये उसने उससे वादा किया, नहीं तो फिर पूरा तुम्हारी भी जान जाएगी और पूरा दिल्ली को तहस नहस करके मैं चला आऊँगा। तो ये बात संदेश भिजवाया इल्तुतमिश तक, कौन? चंगेज़ खां। तो इससे जो है बड़ा ही धर्म संकट में पड़ गया, कौन? इल्तुतमिश। अब क्या करे वो? अपना राज्य को संभाले या फिर जो मदद मांग रहा है उसकी देख रेख करे। तो इस तरह से जब चंगेज़ खां आक्रमण किया किस पर? उस मंगबरनी पर, तो ये इल्तुतमिश कुछ भी नहीं किया, मतलब कि इसकी सहायता नहीं की मंगबरनी की, है ना, क्योंकि वो धमकी दे चुका था कि अगर ऐसा करेंगे तो फिर आपको भी जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो इस तरह से चंगेज़ खां जो है सिंध पर ही जो है मंगबरनी पर आक्रमण करके फिर वापस अपने देश लौट गया। तो ये बात था, है ना। अब आगे बात करें प्यारे दोस्तों इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश ने क्या किया था अपने शासनकाल में? सोने के सिक्के चलवाए थे। क्या चलवाया था? सोने का सिक्का, सिल्वर कॉइन चलवाया था। ये सॉरी चांदी के सिक्के, है ना। क्या चलवाया था? ये चांदी के सिक्के। तो चांदी के जो सिक्के थे इसके शासनकाल में चलाए गए थे, उसको क्या कहा जाता था? टंका या फिर टका, है ना। टंका या फिर टका के नाम से जाना जाता था। साथ ही साथ इसने जो है तांबे के भी जो है सिक्के चलवाए, तांबे के सिक्के। तो उनके तांबे के सिक्कों को जो है क्या कहा जाता था? जीतल, है ना। क्या? जीतल कहा जाता था। इसने जो है तांबे के सिक्के और चांदी के सिक्के दोनों
चलवाए थे। और साथ ही साथ प्यारे दोस्तों इसने जो है एक प्रथा की भी शुरुआत की थी। तो उस प्रथा का नाम क्या हुआ करता था, तुर्क ए चहलगामी। क्या, तुर्क ए चहलगामी नामक प्रथा भी जो है इसने शुरू किया था। एक प्रथा था जिसका नाम क्या था, तुर्क ए चहलगामी, या फिर इसी को दल चालीसा भी कहा जाता था। क्या, दल चालीसा। तो ये दल चालीसा का कहने का मतलब है कि इल्तुतमिश के जो है इसमें क्या हुआ करते थे, 40 गुलाम हुआ करते थे, 40 गुलाम। और यही 40 गुलाम जो है उसका शासन व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो संभाला करते थे, शासन व्यवस्था चलाते थे, संभालते थे या फिर चलाते थे, है ना। तो शासन व्यवस्था कौन चलाया करता था, इसके 40 गुलाम, जिसको क्या कहा गया था, तुर्क चहलगामी या फिर दल चालीसा नाम का जो है इसने सिस्टम प्रथा शुरू किया था। किसने, इल्तुतमिश ने। तो ये बात हुई इल्तुतमिश की। और साथ ही साथ इसने अपने रूलिंग पीरियड में, शासन काल में इक्ता प्रथा को की भी जो है शुरुआत की थी। इसने किसकी शुरुआत की थी, इक्ता प्रथा। इक्ता प्रथा क्या होता था कि ये युद्ध में जो भी क्षेत्र, जो भी धन लूटा जाता था, है ना, उन सबको जो है ये क्या करता था, अपने सैनिकों के बीच में बांट दिया करता था। और सैनिकों को ये जो क्षेत्र दिया जाता था, उसी क्षेत्र को क्या कहा जाता था, इक्ता कहा जाता था, है ना। और उसके बाद उस क्षेत्र के लिए, उस प्रांत के लिए एक हेड को भी जो है ये चुनता था, जिसको क्या कहा जाता था, इक्तेदार। और वो इक्तेदार का क्या क्या होता था कि उस क्षेत्र से जो भी कर है वो वसूल करके राज्य में जमा करता था, है ना। कर वसूलने की जो है इसकी ड्यूटी होती थी। तो इसने एक और प्रथा की शुरुआत किया था, क्या, इक्ता या फिर इक्तेदारी प्रथा की शुरुआत की। तो इक्तेदारी प्रथा क्या हुआ था इसमें कि जो भी लूटा हुआ धन या फिर क्षेत्र हुआ था सैनिकों में बांटा जाता था, है ना। युद्ध में लूटे गए क्षेत्र या प्रांतों को बांटना, है ना। ये था कि सैनिकों को युद्ध में लूटे गए प्रांतों को बांटना ही इक्ता कहलाता था। और उस इक्ता में जो भी धन, कर, या फिर धन कहता हूँ कि कर की वसूली के लिए क्या नियुक्त किया जाता था, एक इक्तेदार नियुक्त किया जाता था, है ना। और यहीं पर जो है किसकी नियुक्ति होती थी, एक इक्तेदार की। उस प्रांत का हेड कह सकते हैं, है ना, इस प्रांत का हेड। तो कौन होता था, इक्तेदार। इक्तेदार की नियुक्ति होती थी और इसका काम क्या होता था, उस क्षेत्र से कर वसूल करना, है ना। इसका काम क्या होता था, कर वसूल करना, है ना। तो इसी प्रथा को, कर वसूलने की प्रथा को क्या कहा जाता था, इक्तेदारी प्रथा। तो इस तरह से इक्तेदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी, ये इल्तुतमिश ने। अब आगे अगर और बात करें कि इसने जो है 1129 ईस्वी में, कब, मैं फिलहाल मिटाता हूँ इससे पहले। तो 1129 ईस्वी में जो है इसने क्या किया था,
कुतुब मीनार का जो है निर्माण को पूरा किया था। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। पूरा करवाया कौन? ये इल्तुतमिश का 1129 ईस्वी में। उसके बाद 1136 में जो है, सॉरी 1100 लिखा मैंने, 1200 ना, 1229 में। तो 1229 में क्या हुआ, इसने कुतुब मीनार का जो है काम पूरा करवाया निर्माण का। उसके बाद 1229 में इसने जो है अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। 1229 में ही इसने क्या किया, राजधानी लाहौर से कहाँ ले आया, दिल्ली ले आया। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि दिल्ली स्थानांतरित कर लिया, तो दिल्ली से ही इसका सारा शासन व्यवस्था चलने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि इल्तुतमिश के 4 पुत्र हुआ करते थे। कितने पुत्र हुआ करते थे इसके? 4 पुत्र। 4 पुत्र हुआ करते थे। और इन चारों पुत्रों को जो है ये एक बार कालिंजर अभियान पर जो है लेकर के गया था, है ना। इन चारों को कहाँ लेकर के गया था? कालिंजर अभियान पर। और जहां पर जो है ये चारों के चारों पुत्र जो है इसके नालायक साबित हुए, कोई काम के नहीं साबित हुए। और उस अभियान पर जो है इसकी एक पुत्री हुआ करती थी, पुत्री रजिया। कौन? रजिया, है ना। तो इसी रजिया ने जो है इसकी जो है क्या की थी, सबसे अधिक मदद की थी और अपना वीरता का जो है इसने पहचान दिया था। और इसी से खुश होकर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये घोषणा की थी कि मेरे मरने के बाद जो है मेरा उत्तराधिकारी कौन बनेगा? ये रजिया बनेगी, है ना। लेकिन जैसे ही 1239 ईस्वी, सॉरी 36 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हुई, है ना। 1236 में मृत्यु हो गई इल्तुतमिश की। और इसका मकबरा जो है, टॉम जो है, कब्र जो है, वो भी कहाँ रहा? कब्र ये कुतुब मीनार के परिसर पर, है ना। कुतुब मीनार परिसर में जो है इसका टॉम कब्र है। ओके, तो जैसे ही 1236 ईस्वी में जो है इसकी मृत्यु हुई, तो इसके घोषणा के विपरीत इसका जो पुत्र था वो दिल्ली सल्तनत का अगला शासक बन गया। कौन? रुकनुद्दीन फिरोज शाह, है ना। रुकनुद्दीन जो है फिरोज शाह वो बन गया, सिंहासन पर बैठ गया इसके इच्छा के खिलाफ। जो बात जो है रजिया को पसंद नहीं आई, क्योंकि रजिया को तो पहले ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर चुका था। कौन? ये इल्तुतमिश। लेकिन इसके फैसले के खिलाफ जो है इसका बेटा रुकनुद्दीन जो है वो क्या बन गया? शासक बन बैठा, सिंहासन पर बैठा। तभी जो है रजिया जो है क्या की, लाल रंग का वस्त्र धारण करके दिल्ली के जनता के बीच में गई। लाल रंग वस्त्र धारण करने का जो है प्यार दोस्तों मतलब हुआ करता था कि जिसको भी न्याय की जरूरत पड़ती थी वो राजा के दरबार में आया करता था, इल्तुतमिश के दरबार में आया करता था। इसलिए वो क्या कि लाल वस्त्र का धारण करके, लाल रंग का वस्त्र धारण करके दिल्ली की जनता पास गई। और दिल्ली की जनता ने भी जो है उसको क्या क्या सहायता किया, उसकी तरफ जो है जनता ने उस पर अपना मतलब कि फैसला सुनाया, है ना। जनता का उसको सपोर्ट मिला, सहायता मिला। और जनता के सहायता से ही फिर उसने क्या किया था, अपना भाई जो है रुकनुद्दीन उसको सिंहासन के हटाकर मतलब कि उसकी हत्या करा करके खुद जो है रजिया सिंहासन पर बैठी। तो इस तरह से फिर रजिया का जो है शासन काल शुरू हुआ। और रजिया के बारे में जो है प्यार दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो प्यार दोस्तों ये आज हमने देखा किसके बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और इल्तुतमिश
तमीज़ के बारे में। इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे किसके बारे में, इस रजिया के बारे में। आपने बहुत खूब सुना होगा रजिया सुल्तान, है ना। तो इसी रजिया सुल्तान के बारे में जो है हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, अंतिम समय तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ प्यारे दोस्तों, चैनल में नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके अपना बेल आइकन जो है एक्टिव कर लें, और अपने दोस्तों के बीच में है जरूर से इस चैनल को जो है शेयर करें। तो प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।